नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी कांग्रेस की कसक को लेकर। जी हां, कांग्रेस ने पार्टी से गद्दारी करने वाले नेताओं की वापसी पर बैन लगा दिया है। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने फैसला किया है कि बागियों को वापस पार्टी में एंट्री नहीं दी जाएगी। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी, लिहाजा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हुआ। हालांकि इस फैसले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है और कह रही है कि कांग्रेस इस तरह के फैसले लेकर अपने कार्यकर्ताओं को डरा रही है। लेकिन सवाल यह है कि बागियों पर बैन लगाने से क्या बगावत को रोका जा सकता है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि यह फैसला कांग्रेस की कसक भरे। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का छीना चैन, अब बागियों की एंट्री बैन। बगावत की आग में जल चुकी कांग्रेस अब बड़े फैसले लेती दिख रही है। कांग्रेस संगठन ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वक्त पार्टी से गद्दारी करने वाले की एंट्री पर बैन लगा दिया है। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया कि जिन जिन नेताओं ने चुनाव के वक्त पार्टी को पीठ दिखाई, अब उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। यानी कांग्रेस ने अपने दरवाजे बागियों के लिए बंद कर दिए हैं। सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ है कि कोई भी जिसने इस समय कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, एक भी व्यक्ति को कांग्रेस में अब जगह नहीं देनी है। और जगह कोई भी व्यक्ति को कांग्रेस में जब लिया जाएगा तो उसकी एक कमेटी बनाकर पूरा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसका मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि इसको पार्टी में लेना चाहिए कि नहीं। जब वहाँ से अनुमति मिलेगी नीचे से, जिले से, तब जाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका अनुमोदन करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के बागियों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उसका खेल बिगाड़ा। कई सीटें ऐसी थी जहां ये माना जा रहा था कि कांग्रेस इन पर जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस के बागियों ने अपना नया रास्ता तैयार करते हुए चुनाव में कांग्रेस को बड़ी चोट पहुंचाई। लिहाजा कांग्रेस अब इन बागियों को लेकर सख्त फैसले लेते दिख रही है। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने चुटकी ली। लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव, इन दोनों चुनाव के समय 4 लाख से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के गए हैं। अब आपको लगता है कि कांग्रेस में ऐसा कुछ बचा है, या कांग्रेस नीतिगत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो रही है कि जहां उनके कार्यकर्ता अपने दल में आए? आज ये जो बचे खुचे हैं, उन लोगों को ये डराने के लिए इस प्रकार के नीतिगत निर्णय आप ले रहे हो, लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यक्षमता पर यह प्रश्न चिन्ह है कि वो ऐसे निर्णयों से अपने कार्यकर्ताओं को बाध्य कर रहे हैं कि विचार करने के लिए कि वो कांग्रेस में क्यों रहे। भले ही कांग्रेस ने अपने गेट पर बागियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया हो, लेकिन कांग्रेस को ये भी विचार करने की जरूरत है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में उसके नेता बागी क्यों हुए। क्या कांग्रेस अपनी गलती से नहीं सीख रही? 2020 में बगावत का सबसे बड़ा नुकसान पार्टी ने झेला। इसके बाद भी पार्टी ने नेताओं की नाराजगी बगावत में बदली। इसको रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए? खैर, बागियों की एंट्री बैन कर कांग्रेस अपने संगठन को कितना मजबूत कर पाएगी, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है। मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो वैसे कहावत है शर्मा जी कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो भूला नहीं कहते हैं। और एक ऐसी स्थिति में कांग्रेस जबकि 29 लोकसभा सीटें हारी है, अमरवाड़ा का उपचुनाव हार गई है, 2 उपचुनाव सर पर खड़े हैं, बुधनी और श्योपुर का, विधानसभा में बुरी हार हुई है 2 दशक बाद उतनी। उसके बाद अगर ये कांग्रेस निर्णय ले रही है कि जो बड़े नेता बागी जो गए थे, जो बीजेपी में या दूसरे दलों में चले गए हैं, उनको नहीं लिया जाएगा, उनके लिए रास्ते बंद हैं, तो फिलहाल तो अच्छा दिख रहा है क्योंकि अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है, विधानसभा में भी लोकसभा में। लेकिन क्या रणनीति आपको लगता है कारगर होगी? वो भी तब जब बीजेपी ने, हमने देखा अभी पिछले चुनाव में कि 4.5 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता, छोटे बड़े नेताओं को अपने शामिल कर लिया। खुद अमित शाह ने कहा था कि पंच हो, सरपंच हो,
पूर्व मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जो भी आना चाहे सबके लिए रास्ते खुले हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से मुझे जो लग रहा है कि रास्ता या दरवाजा तो हमेशा के लिए बंद नहीं है। उन्होंने एक रास्ता उसमें बनाया है। यदि कोई आएगा तो जिला स्तर पर उसकी कमेटी बनेगी, ब्लॉक जिला स्तर, जी। तो ऐसा तो है नहीं। हाँ, वो उन्होंने रास्ता उसका बनाया है। थोड़ा सा जो सीधा रास्ता था कि सीधी बड़े नेता से बात करके जो वापसी हो सकती थी, उसको थोड़ा सा उन्होंने प्रोसेस बनाया है। तो बाकी रास्ता तो बंद किया नहीं, रास्ता बराबर खुला हुआ है। बीच में ऐसी खबरें आई थी 2-3 नेताओं की, ये कह सकते हैं कि दरवाजा बंद करके खिड़की खोल ली है। जी हाँ, निश्चित रूप से वो खिड़की उन्होंने खोल रखी है। और जैसे ही चुनाव आएंगे, आप नगर निगम के या जो दूसरे पंचायत चुनाव अब जब आएंगे, तो आप देखेंगे कि कई लोग उसमें से वापसी आ गए। इस बीच में खबरें आई थी, काफी कुछ आई थी कि कुछ लोग वापस लौटना चाह रहे हैं। अब वो संयोग से वो जिस नेता के साथ गए थे, तो उन नेताजी को इस समय जो नेतृत्व है तीनों, वो उनको पसंद नहीं करते। तो इस कारण मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उन्होंने अभी दरवाजा बंद किया है, लेकिन खिड़की उसकी खोल रखी है। वो ठीक उसी प्रकार 2 नेता भाजपा के भी ऐसे हैं जो कांग्रेस में चले गए हैं, और लेकिन उसमें से वो एक वापसी करना चाहते हैं, तो अंततोगत्वा उनकी कंडीशन नहीं मानी तो वो रुक गए। तो ये तो राजनीति में ये आवक जावक तो बराबर लगी हुई है। इसको रोकने के लिए बहुत से निर्णय हुए हैं, दल बदल कानून भी बन गया है, लेकिन उसके बाद भी दल बदल कभी रुकता नहीं। इधर से उधर, उधर से इधर बराबर लोग चले रहते हैं। और तो संगठन में तो लागू भी नहीं होता, वो एक तो सरकार या उस स्तर पे लागू है जनप्रतिनिधियों के लिए। संगठन में तो सब हाँ, निश्चित free for रूप all से, है। हाँ, निश्चित रूप से भाई, इससे एक लाभ कांग्रेस को जरूर होगा कि बाय द वे कुछ लोग अभी अगर होंगे, ये जो 2 उपचुनाव आने वाले हैं, इन 2 उपचुनाव में यदि कोई ऐसा सोच रहा होगा तो वो थोड़ा सा रुकेगा। तो ये जो उन्होंने निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि इस दोनों उपचुनाव पूरी ताकत से कांग्रेस लड़ेगी, और उसमें कोई एक आध बड़ा नेता बगावत करके कुछ वातावरण ना बिगाड़ दे, इसके कारण ये निर्णय हुआ है। जी। तो प्रभु जी, वातावरण तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ आवाज़ तो श्योपुर से उठने लगी है। कई सारे जो उसके जो पूर्व विधायक है वो भी आवाज़ उठ रहे हैं। तो क्या इसके बाद भी कांग्रेस ये निर्णय पर आपको लगता है अडिग रहेगी, अगर ऐसा वो आना चाहें अगर तो? और दूसरा, अगर ये, वैसे तो हम स्वागत कर सकते हैं इस फैसले का कि अगर कांग्रेस दे रहा है, दुरुस्त है कि ठीक है, जो आप संकट घड़ी में आपको छोड़ गया, फिर उसकी आपको ज़रूरत ही क्या है। और अगर वो इतने केपेबल होते हैं तो 20 साल, अगर 15 महीने का रिजिम छोड़ दें, तो फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर ही क्यों रहती? मनोज जी, जैसा रमेश शर्मा जी ने कहा कि अभी तो चुनाव है ही नहीं, तो अभी जो है लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब नेताओं को याद आती है कि यहाँ से टिकट नहीं मिल रहा तो वहाँ चले जाओ। अभी तो चूँकि बीजेपी के कहे अनुसार जो डबल इंजन की सरकार है, तो उसमें जो भी हैं उनको बीजेपी में रह के अपने छोटे मोटे भी काम करा लेते हैं, अपनी थोड़ी बहुत झांकी बना सकते हैं, तो वो यहीं पर बना सकते हैं। कांग्रेस में जाकर तो उनको धरना प्रदर्शन, विपक्ष की राजनीति करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर अभी वो लोग यहाँ रुकना चाहेंगे, भले यहाँ पे उनको कोई तरजीह ना मिल रही हो, कोई वजन ना मिल रहा हो, लेकिन कांग्रेस का ये फैसला उस पार्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छा फैसला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये निर्णय लिया था कि जो बड़े नेता छोड़कर चले गए या जो विधानसभा का चुनाव लड़े, तो उनको 5 साल बाद ही लिया जाएगा, 5 साल पहले नहीं लिया जाएगा। ये बीजेपी ने भी इस चुनाव में देखा है, क्योंकि कई लोग लायक थे आने के लिए, लेकिन उन्होंने लिया नहीं उन लोगों को जो बीजेपी से कांग्रेस में चले गए थे और फिर वापस बीजेपी में लौटना चाह रहे थे। तो ये निर्णय ठीक है, इससे जो है एक पार्टी के अंदर नया कार्यकर्ता तैयार हो सकता है, उसको लगता, भरोसा आएगा कि वो चले गए, उनकी जगह मैं भर सकता हूँ, तो मेहनत करेगा। नहीं तो होता यह है कि उन्हें मेहनत क्यों करें, टिकट तो उसी वो आएगा वही ले जाएगा। तो इस तरीके की स्थितियां होती हैं। तो वो ऊपर के स्तर पर यह निर्णय काफ़ी अच्छा माना जा सकता है कांग्रेस के लिहाज से। यदि कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में उनका नेतृत्व तो सोच रहा है, तो उसके लिहाज से इसको ठीक माना जा सकता है। अभी आपने देखिए ना, उड़ीसा में तो उन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेस ही बदल दी, ऊपर से नीचे तक। बिल्कुल NSUI तक की कार्यकारिणी भंग कर दी, क्योंकि वहाँ पर यही स्थिति हो रही थी जो मध्य प्रदेश की स्थिति है कि एक दल की लंबे समय से सरकार चल रही है, तो विपक्ष के तमाम नेता जो है वो जैसे फूलछाप कांग्रेसी जो कहते हैं उस तरीके के हो गए वहाँ पे भी, कि कांग्रेसी जो बीजेद से जो जुड़ा वाले हो गए थे या बीजेपी से जुड़ा वाले हो गए थे, उनको बदलना पड़ा अपने आप को खड़ा करने के लिए। तो वो स्थितियां ना आए, उससे बचने के लिए ये निर्णय ठीक है। जहाँ तक विजयपुर हम देखें, तेलंगाना में BRS की हो गई, 10 साल की सत्ता से हटे और उनके सांसद विधायक छोड़कर जाए। हाँ बिल्कुल। और यदि विजयपुर की जहाँ तक हम बात करें, जो कि उपचुनाव सामने दिख रहा है, बुधनी में तो खैर ये स्थिति नहीं है, विजयपुर में कांग्रेस के पास एक अच्छा कैंडिडेट, जो भावी कैंडिडेट, वो पहले से पहुंच चुका है बीजेपी से, मुकेश मल्होत्रा। तीसरे नंबर पर रहे, 40,000 से ज़्यादा वोट लिए उन्हें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर। तो उनके पीछे यदि पार्टी खड़ी हो जाती है तो निश्चित तौर पर उनको उसका फायदा मिल सकता है।
अब बीजेपी के जो दो नेता वहाँ छटपटा रहे हैं, बाबूलाल मेहरा और अजब सिंह कुशवाहा, सीताराम आदिवासी, माफ कीजिएगा, तो वो जो दोनों के दोनों छटपटा रहे हैं, तो अपनी जगह उनकी छटपटाहट है। हो सकता है कांग्रेस उस समय तक कोई निर्णय ले और एक अपवाद स्वरूप उनमें से यदि उनको लगता है तो उसको भी शामिल कर सकती है। तो ऐसी कोशिश हो सकती है चुनाव में, लेकिन एक संदेश देने का खेल है तो वाकई में ठीक संदेश उसको माना जाना चाहिए। जी, तो ब्रजेश जी संदेश तो ठीक ठाक है, लेकिन कई बार हम होता ये है कि हम देखते हैं कि जो बीजेपी के नाराज लोग हैं तो कांग्रेस फ़ौरन उसको लपकने का प्रयास करती है। उसके बयान ऐसे जाते हैं कि बिल्कुल मतलब यही लोग कांग्रेस का उद्धार कर देंगे। चाहे वो उमा भारती की नाराज़गी के बाद देख लो या ताज़ा उदाहरण देख लो नागर सिंह चौहान वाला, कि वो सबको ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी को पूरे हिला देंगे और ये हमारे यहाँ के हमारा उद्धार कर देंगे। पूरी पार्टी उनके पक्ष में चली जाती है और अपने लोगों को कोसने लग जाती है कि देखिए गद्दारों को ले गए थे, दागियों को ले गए थे, तो जो मूल भाजपाई कार्यकर्ता है, नेता है, उसकी कितनी उपेक्षा हो रही है। तो वो खुद की चिंता छोड़ के दूसरे की चिंता करने लग जाते हैं। बजाय इसके ये करें कि जो नेता चले गए हैं उसका जो रिक्त स्थान है उसको भरने का प्रयास करें, नई लीडरशिप को तैयार कर लें। चाहे ग्वालियर चंबल की बात है, विंध्य है, मालवा है, तमाम सारे इलाके हैं ऐसे जो उनके पास, जिनके पास बहुत सारा स्कोप है। देखिए मनोज जी, नया पौधा आप लगाओगे तो फल उसमें बहुत समय बाद मिलेंगे और सत्ता में इतना इंतजार किया नहीं जाता। और जो आपने कहा है, इसी वजह से वो नई पौध को तो लाना चाहते हैं, यदि धीरे धीरे लाया जाता है कि एक आपने ऐसा तो नहीं है कि पेड़ काट दो आप बड़े, या काट दिए गए या आपसे छूट के चले गए हैं तो वहाँ पे कोई आप नया पौधा लगाओगे तो समय लगेगा। राजनीति में एक निरंतर ये प्रक्रिया होती रहती है कि आप सेकंड लाइन को आप आगे बढ़ाते जाइए, फिर थर्ड लाइन को आगे बढ़ाइए। अब एकदम ऊपर की रिक्तता हो जाएगी तो आप देखिए किस तरह से हालात हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आप, भले ही वहाँ पर सरकार बन गई थी, इसके बाद में किस तरह से हालात हो गए कांग्रेस के, कि वहाँ पे आपके पास अब नेता क्या है, इकलौते एक नेता बचे हैं एक लाइन के, दूसरे नेता की आपने क्या दुर्गति कर दी है, वो घर बैठ कर खुद ही हार गए। तो वो एक पूरी लाइन खत्म हो गई, तो वहाँ पे एक शून्यता आ जाती है, कमी आ जाती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को निश्चित तौर पर जो बात लगातार कह रही है कि हम नहीं लेंगे, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है मनोज जी। आप देखिए कि आप याद करिए, राहुल गांधी जिस मंच पर कह रहे थे कि हम किसी नेता को नहीं लेंगे इंदौर में, चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2018 की उसी में संजय शर्मा की ज्वाइनिंग कराई थी उन्होंने, बीजेपी से कहा था कोई पैराशूट प्रत्याशी नहीं आएगा, वहीं पे ज्वाइन करा रहे। तो राजनीति में ये नहीं होता है कि आप यदि आप छोड़ के चले गए तो वो आपके पास आएंगे, तब आपको सत्ता दिखती है कि जीतने वाला उम्मीदवार कौन है। तो आप देखिए कि कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे हैं, चाहे हम ग्वालियर क्षेत्र में बात कर लें, चाहे मालवा क्षेत्र में बात कर लें, विधायक हैं ना सदन के अंदर जो बीजेपी से गए हैं, उनके पास बाकायदा महापौर हैं। तो आप देखिए वहाँ कोई परहेज नहीं है। ये कहा जाता है, ये संकेत दिए जाते हैं, डराया जाता है कि भैया आप चले गए, लेकिन जो जनाधार वाला नेता है उसकी वैल्यू है, चाहे वो बीजेपी ले ले, चाहे कांग्रेस ले ले, चाहे उनके भाई को मुरैना से नीतू सिकरवार पार्टी लोकसभा का चुनाव भी लड़ा कोई मापदंड नहीं होता है। और जो कहा जा रहा है कि जो चले गए उनको नहीं लाएंगे, उन्हीं के बड़े नेताओं ने कहा है कि कुछ लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, भूले बिसरे हैं। और आप देखिए कि चुनाव के दौरान पे कुछ ऐसे होंगे, वो जाएंगे बाकायदा और फिर उनके सुर जरूर बदल जाएंगे। तो बीजेपी से जो लोग गए हैं वो बीजेपी में वापस आना चाहते हैं। कई बार वहाँ पे आप समन्वय नहीं बना पाते हैं या एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वहाँ की विचारधारा से, तो आप वापस लौटे आते हैं। तत्कालिक लाभ की आज की तारीख में सोचता है, वो दौर चला गया है जब लोग विचारधारा से अपने नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पार्टी में जमे रहते थे। अब तो तत्काल लाभ चाहिए, उनको चाहिए कि बेटे को भी टिकट मिल जाए। उनको लगता है कि यदि बीजेपी में उनकी गाइडलाइन ऐसी है कि वो मुफीद नहीं बैठ रही, उनके भविष्य खतरे में है या बेटे का भविष्य खतरे में, तो वो कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। कांग्रेस वालों को ऐसा लगता है कि 5 साल में ही सब कुछ मिल जाए। तो आप देखिए कांग्रेस के तमाम नेता, क्या आने की जरूरत थी रामनिवास रावत को, आप बताइए। सिर्फ यही ना, क्या बढ़ जाएगा आपके पास, एक मंत्री पद बढ़ जाएगा। तो ये जो लालच है वो अब कोई नैतिकता वाली, विचारधारा वाली, मूल्य वाली राजनीति बची नहीं है। तो ये सब कहने की बातें हैं। अपना घर ठीक करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए, लेकिन जब यदि पड़ोसी के घर में यदि आप राजनीति कर रहे हो, जो आप बीजेपी में जो आपने कहा, ये जो आप कह रहे हैं सहज रूप से, वो नागर सिंह चौहान से पूछो, बेचारे मंत्रालय एक छिना है, उनका तो मंत्री पद भी बरकरार है। तो इसलिए विपक्ष का दायित्व है ना कि भड़काना चाहिए। यदि आपके घर में आग लग रही तो भड़काने और पत्नी सांसद भी है, उसके बाद वो इस्तीफा दिलाने पर आमादा है। वो कह रहे हैं पूर्व आप विधायक लिखने लगे हैं, तो ये तो आप समझ सकते हो। तो ये ब्लैकमेलिंग सब तरफ चलती है मनोज जी। आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस की हम बात करते हैं, कांग्रेस में एक तरह से बड़ी संख्या में टूट के आ गए, तो क्या बीजेपी कभी नहीं टूटी? क्या वो भी टूटती रही है मनोज जी। और अब बीजेपी में वो हालात बन गए, पहले वो संघर्ष के नेता थे जो विचारधारा से लड़ते,
अब तो वहाँ खिचड़ी हो गई। तो आप देखना भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी से बड़ी संख्या में टूट के चले जाए। जिस तरह की खिचड़ी कांग्रेस में थी ना, कांग्रेस में कोई विचारधारा के आधार पर सब जुड़े नहीं हुए थे कांग्रेस से। कोई कम्युनिस्ट से आया था, कोई समाजवादी पार्टी से आया था, कहीं कोई अचानक ऊपर से लैंड कर गया। वहाँ तो कोई विचारधारा तो थी नहीं कि कांग्रेस का शुरू से वो कार्यकर्ता रहा हो तब जाके वो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। वो तो किसी को भी ले आते थे, तो ऐसा कुछ था नहीं। इस वजह से कांग्रेस में ये टूट ज़्यादा हुई है और वो नजर आई है। बीजेपी क्योंकि एक संगठन आधारित पार्टी है, तो इस वहाँ टूट इसलिए नहीं हो पाती कि वो कार्यकर्ता को गढ़ते हैं, विचारधारा से गढ़ते हैं। लेकिन जब वहाँ पे भी इसी तरह की खिचड़ी हो जाएगी तो वहाँ भी आपको ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे भविष्य में। कोई बड़ी बात नहीं है, अतिशयोक्ति भी नहीं कह सकते इसको कि ऐसा होगा, निश्चित तौर पर होगा। तो शर्मा जी, लेकिन पहले हम कांग्रेस में देखते थे कि आधा दर्जन से ज़्यादा बड़े छत्रप थे, और अब जो उनके हालात हैं, दिग्विजय सिंह को अगर छोड़ दिया जाए, नए नेतृत्व को उभार रहे हैं वो ऐसे छत्रप थे कि नए युवा नेतृत्व को आने नहीं देते थे। कोई अपने भतीजे को आगे बढ़ाना चाहता था, कोई बेटे को, कोई भाई को। अब तो जीतू पटवारी, उमंग सिंगार के सामने वो स्थितियां हैं नहीं। तो अब तो ये अच्छा मौका है कि अगर चुनाव में भी वक्त है और अगर वो अपने इस निर्णय पर अड़े रहते हैं कि नई पौध को वो तैयार कर लें, क्योंकि इससे उनको भी कोई चुनौती नहीं है कि एकदम ये नहीं कि कोई नया आदमी आएगा तो LOP बन जाएगा वो, या प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। 2, 4, 5 साल का वक्त उसको भी लगेगा। नहीं, निश्चित रूप से ये बात आपने ठीक कहा। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो पिछली जो उसकी गलतियां थी, अपन ये चर्चा ये कर रहे हैं कि 2018 में जो उन्होंने चेहरे दिए थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वो युवाओं के चेहरे दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं तीनों जगहों पर उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया। इस कारण तीनों जगहों पर जो असंतोष बढ़ता चला गया। अब ये आप देख लीजिए, पूरे कांग्रेस में वो कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को लेकर के सामने आ रहे हैं, वो नेतृत्व बराबर सौंप रहे हैं। और मैं समझता हूँ एक इसमें बड़ी खास बात यह है कि ठीक है कि वो 29 की 29 सीट हार गए और विधानसभा में भी उनको भारी सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन उनके वोट प्रतिशत में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान सीटों की दृष्टि से हुआ। तो इसका मतलब है कि जमीन पर जो जनाधार है, वो जनाधार उनका यथावत है। लोकसभा में भी उनका मुश्किल से 1.5%, 2% वोट कम हुआ, 1.25 के आसपास कम हुआ। विधानसभा में भी ऐसा ही है। तो कुल मिलाकर के वो जो उनका जनाधार है वो बना हुआ है। वो बराबर ये कोशिश कर रहे हैं कि नए लीडरशिप को लेकर के आए। ये जो अभी उन्होंने जो आदेश निकाला है, इस आदेश का 2 उनको लाभ होंगे। एक तो कहीं ना कहीं जो सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी का जो नेता है, जहां से लोग गए हैं, वो इंदौर हो सकता है, वो विदिशा हो सकता है, वो भोपाल हो सकता है, वो मध्य भारत क्षेत्र के हो सकते हैं। तो जो सेकंड थर्ड रैंक का जो नेता था, उसको उत्साह आएगा। वो सोचेगा कि अब वो लौट करके नहीं आएंगे तो मैं पूरी ताकत के साथ काम करूं, ये आएगा। और दूसरा, बाय द वे कोई अगर उन उपचुनाव में जाने का प्रयत्न कर रहा होगा तो वो रुकेगा। लेकिन मान करके चलिए, प्रकृति का एक नियम है, जिस तरीके से प्रातः होती है, धूप होती है, शाम होती है, राजनीति में भी आप देख लीजिए, पार्टियां उठती हैं और फिर नीचे कमजोर जाती हैं और फिर दोबारा ये राजनीति का चक्र चलता रहता है। ये बात आपने सही कही कि भाजपा में थोड़ा सा कम दलबदल होता था, लेकिन भाजपा में भी कैडर के लोगों ने विद्रोह किया है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज तो छोड़ दीजिए, बलराज मधोक ने 1966 में विद्रोह किया था। वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा, जो संघ के कार्यकर्ता भी रहे, उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी। ठीक है कि बाद में वो लौटे आए और उनका चिरंजीव इस समय मंत्री भी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इस बार तो हटा दिया, मंत्री नहीं बनाया वीरेंद्र, उनके बेटे ओम प्रकाश को, पिछली सरकार में थे जी। हाँ, अच्छा, तो कुल मिलाकर के तो विद्रोह बराबर होता चला गया। और वो तो चूंकि खबर में कुछ ऐसा रहा कि बड़े नेता कांग्रेस से गए तो हाईलाइट हुए, निचले स्तर के छोटे कार्यकर्ता स्तर पर भाजपा में भी लोग गए हैं कांग्रेस में। और ये है दीपक जोशी, बड़े नेताओं में उदाहरण ही है। कैलाश विधानसभा चुनाव में हमने देखा था बहुत सारे नेता गए थे। निश्चित रूप से तो वो ये दल बदल तो चलता ही रहेगा और ये कभी रुकता नहीं है। इसमें कभी क्षणिक गुस्सा हो गया, कभी पद की लालसा हो गई, कभी कुछ बात हो गई, वैसे ही परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो लोग दल बदल करते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि आप मान करके चलिए कि अभी ठीक है कि उनकी लोकसभा में 99 सीटें है, वोट में बहुत ज्यादा उनको फर्क नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को जिस तरीके से वो वातावरण बना रहे हैं और भाजपा कुछ मुद्दों पर गलती कर रही है, वो मुझे कई बार लगता है कांग्रेस जो मुद्दा उछालती है भाजपा उसमें उलझती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि आने वाला वक्त काफी कुछ निर्णायक होगा और उस निर्णायक समय के लिए ही कांग्रेस की ये रणनीति है, ये उन्होंने ये इस तरह का आदेश उन्होंने निकाला, ये उन्होंने उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। जी तो प्रभु जी, रणनीति का हिस्सा है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता कि अगर 4 दशक से पार्टी में जो आदमी रहा है, केंद्रीय मंत्री तक रहा है, आपका प्रदेश अध्यक्ष रहा है,
सुरेश पचौरी, उसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल उनके जाने के बाद कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेता करते हैं, और 4 साल पुराना कांग्रेसी का उसके खिलाफ भी एक ही सुर में बोलते हैं। जो हमने देखा 2020 में जो बड़ी संख्या में सिंधिया के संग लोग गए, उस उपचुनाव में हारे भी, उनमें से कुछ के टिकट 2023 में कटे, उनमें से कुछ जीते कुछ हार भी गए, और मंत्रियों की संख्या भी उस कोटे में कम हो गई अब तो। जब वो जितने आए थे 3 या 4 कोई मंत्री बनाया है संभवतः। तो जो बचे हुए लोग हैं उनके खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया, तो वो भी शायद सोचे आने में कि उनके रास्ते खुले कि नहीं खुले, ये भी एक सबसे बड़ी अड़चन होगी। देखिए मनोज जी, राजनीति में अपशब्द कहना, किसी की शिशिलादार करना, ये कोई अब अपमान जैसा कोई तो राजनीति में आने के बाद तो शब्द रहता नहीं है उसके पास। वो मान अपमान उसके लिए सब एक बराबर हो जाता है। बदनाम हुए तो क्या हाँ, नाम नहीं होगा टाइप अब से। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि कोई, जो आपने कहा कि कोई 4 साल पुराना कार्यकर्ता और कोई 50 साल पुराना कार्यकर्ता सुरेश पचौरी जैसा, दोनों एक जैसा कदम उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ सुरेश पचौरी का कदम जो है ज़्यादा निंदनीय माना जा सकता है, क्योंकि सुरेश पचौरी ने पार्टी को बहुत कुछ दिया। सुरेश पचौरी ने प्रदेश अध्यक्ष रहने के नाते प्रदेश भर में पार्टी को आगे बढ़ाने का भी काम किया, उसके पहले भी करते रहे। जो जिनको देख के नई लीडरशिप आपकी पार्टी में तैयार हो रही थी, जब वही पार्टी बदल कर गया तो फिर निश्चित तौर पर यहाँ पर तो विषम स्थिति है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के खिलाफ यदि बोलते हैं तो कम से कम जो दूसरे और जो जाने वाले हैं वो, उनको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो रुकने की कोशिश करते हैं। अब बड़े नामों में देख लीजिए, अब चूंकि प्रदेश का नेतृत्व लगभग बदल चुका है, कमलनाथ जाए चाहे नहीं जाए कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते हो तो बहुत अच्छी बात है वाली स्थिति हो गई उनके लिए। दिग्विजय सिंह है, वो कभी जाएंगे नहीं बीजेपी में, ना बीजेपी दिग्विजय सिंह को लेगी, क्योंकि यदि बीजेपी को दिग्विजय सिंह को ले लेगी तो बीजेपी का मध्य प्रदेश में जो मूल मुद्दा ही है मिस्टर बंटाधार, वो खत्म हो जाएगा। तो दिग्विजय सिंह बीजेपी के लिए मजबूरी है कांग्रेस में रहें। तो इस तरीके की स्थितियाँ, जीतू पटवारी हुई है, इनको अपना भविष्य यहाँ पर दिख रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब फिर से उभरती हुई दिखाई दे रही है, जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं जिस तरीके से आंदोलन प्रदर्शन हमको 5 साल बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस ऐसा जूझने वाला काम ही नहीं करती थी कि रीवा में 2 महिलाओं पारिवारिक झगड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पर बड़ा आंदोलन कर दिया, उनके दिल्ली से नेता उस आंदोलन में शरीक होने के लिए आ गए। तो इस तरीके से यदि कांग्रेस प्रदेश में लड़ने जा रही है सड़क पर, तो ये जोश कहाँ से आया? ये जोश वहाँ से आया ना जो अभी लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया, और उनके नेता जैसा परफॉर्मेंस दिल्ली में या देश भर के स्तर पर कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, तो प्रदेश स्तर पर भी वो दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर ये कोशिशें वहाँ पर हैं। उसी कड़ी में ये निर्णय भी माना जा सकता है कि जो चले गए हैं पहले कि भाई अब यहाँ पे हमारा कोई भविष्य नहीं है, वहाँ हमारा अच्छा भविष्य हो जाएगा। आप आए सिंधिया जी के साथ, 12 लोगों को मंत्री बनाया, कई को निगम मंडल दे दिए गए, उसके बाद आप चुनाव हार गए, उसके बाद अब फिर आपको जो है टिकट नहीं मिला या कुछ को, अब केवल 3 मंत्री रह गए। तो जो बचे हुए हैं जिनको कोई पद नहीं मिला, यदि वापस आना चाहते हैं भविष्य की कांग्रेस की संभावनाओं को देखते हुए, तो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए मौका परस्त लोगों को, क्योंकि पार्टी एक कैडर तैयार करने की जरूरत है। आपको यदि सत्ता में रहना है, आपको यदि सेवा के भावना से आए हैं या पार्टी की ही सेवा करनी, तो एक कैडर के साथ आना चाहिए। तो वहाँ कैडर यदि टूट रहा है तो उस स्थिति में निर्णय कांग्रेस का बिल्कुल सही माना जा सकता है। तो ब्रजेश जी, छोटी सी एक प्रतिक्रिया कि ये तो हो गई जो बाहर से लाने की बात है, जो अंदर के बड़े बोले हैं, आपको नहीं लगता उन पर भी एक्शन जरूरी है? चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे वो लक्ष्मण सिंह हो, ऐसे तमाम लंबी फेरिस्त है कांग्रेस में कि ये ज़्यादा नुकसान अंदर से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उसके लिए भी एक अनुशासन की गाइडलाइन बनाना होगी आपको। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता, नेतृत्व पे सवाल खड़े करता है, अपनी पार्टी की गाइडलाइन से हट के बात करता है, तो ऐसे लोगों को भी अनुशासन के दायरे में बांधना होगा। यदि आप अच्छा संगठन खड़ा कर रहे हैं, तो जो आपने कहा ना लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ कांग्रेस में, हर नेता ये बोलता है, तो ये कहीं ज़्यादा छूट दे दी गई है। इसकी वजह से हर व्यक्ति जिस तरह से सवाल उठाता है, तो उनको भी एक दायरे में लाने की जरूरत है, तब जाके पार्टी का भला होगा। नहीं तो हर दूसरा नेता अपने नेतृत्व के खिलाफ, अपनी पार्टी की लाइन से हटकर बात करता है, तो उससे पार्टी को ही नुकसान होता है। तो उसमें आपको दिग्विजय सिंह से लेकर चौघड़िया तक को सबको बांधना होगा। बिल्कुल, क्योंकि पार्टी का लोकतंत्र आपको बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन इतना भी मत बोलिए कि पार्टी का लोकतंत्र ही खतरे में जाए। बहरहाल बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपका वक्त इतना ही था। तो कांग्रेस ने एक अच्छा कदम उठाया, उसकी कसक कह लें या अच्छा कदम कह लें, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त आए। और जो हमारे साथियों ने भी कहा है कि अगर कांग्रेस ने अपना कैडर तैयार कर लिया तो लीडर तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। और अगर अच्छा लीडर है तो वो कैडर की जो चिंता कर रही है कांग्रेस, वो उम्मीद की जाना चाहिए वो जुबानी जवा खर्च ना हो, ज़मीन पर भी वो उतरती नजर आए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।